वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी cheerful ट्रेडिंग टू ऑल द ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स जो हम सभी अभी कनेक्ट है फेसबुक, गो टू वेबिनार एंड यूट्यूब एप्लीकेशन के जरिए। मैं सुरुचि गुप्ता आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ इस लर्निंग सेशन में, वर्चुअल सेशन में। आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे भारतीय बाजार से, इंडियन मार्केट से। सभी को क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि आगे बाजार कैसे रिएक्ट करने वाला है, कैसा मोमेंटम रहने वाला है और हमें कैसे रिएक्ट करना है, इस लेवल पे हम क्या एक्शन ले जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सके। इसी को देखते हुए लक्ष्मी जी की तरफ से आज वेबिनार शेड्यूल्ड है वर्चुअल वे में, जो कि अभी लाइव चल रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एंड गो टू वेबिनार प्लेटफॉर्म पे। एंड इसका जो टॉपिक है वो है मार्केट आउटलुक। एंड इस सेशन के जो वेल रिनाउंड स्पीकर है वो है नीरज कुमार। इनका काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, 17 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। एंड इनकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है वो है इकोनॉमी में एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम ये वेबिनार इनिशिएट करते हैं। आप सभी की कोई भी क्वेरी है तो आप हम तक वो पोस्ट अप कर सकते हैं क्वेरी बॉक्स में, एंड हमारी कोशिश रहेगी इस सेशन में उस क्वेरी को हैंडल करना। सर, आई हार्टली वेलकम टू यू नीरज सर एंड ऑल ओवर टू यू। Okay, thank you, Suruchi, and thank you so much to all the participants for joining in. So, as the agenda had been set by Suruchi, कि today I'm going to speak on the market outlook. So, मैं थोड़ा सा market outlook के बारे में आपको बात करूंगा और आगे market कैसा करने वाला है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि market में या economy में कोई भी फेज जो आती है वो टेम्पररी होती है और वेरियस साइकिल से मार्केट गुजरता है। हर बार लोग ये कहते हैं कि बट ऐसा नहीं है, मार्केट में अगर स्लम आया है तो उसके बाद रिकवरी भी आएगी, रिकवरी के बाद ग्रोथ भी आएगा, ग्रोथ के बाद रिसेशन भी आएगा। तो मार्केट इस साइकिल से गुजरता है। बट अपने को इन्वेस्टमेंट के पैरेलल्स में कैसे देखना चाहिए? देखिए, जो भी इवेंट्स होते हैं जो मार्केट को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं वो टेम्पररी इन नेचर होते हैं। हम एज ए इन्वेस्टर, हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम हमेशा रिसेंसी बायस के साथ जीते हैं। रिसेंसी बायस का मतलब ये हो गया कि जो रिसेंट पास्ट में घटना हुई है हमें लगता है सब कुछ वैसे चलेगा। शायद हमने 2000 में डॉट कॉम बबल के टाइम पर भी यही सोचा था। शायद हमने ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के समय भी यही समझा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2013 में जब क्वांटिटेटिव ईजिंग यूएस ने बंद करी थी, टैपरिंग स्टार्ट किया था, उस समय भी ऐसा लगा था। ग्रीस क्राइसिस हो, ब्रिटेन का एग्जिट हो, ट्रेड वार हो यूएस और चाइना के बीच में, हर बार हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, बुरा हो गया। 2000 रिसेंट एग्जांपल देखें तो लास्ट ईयर जब कोविड वेव स्टार्ट हुआ था और मार्केट ने 38% का करेक्शन लिया था 14 जनवरी से 23 मार्च के बीच में, द फीलिंग वाज द सेम कि मार्केट और नीचे टूटता जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस रिसेंसी बायस से उठना है और ये हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग बिलीव होनी चाहिए कि जो भी करेक्शंस हैं वो टेम्पररी होते हैं और जो ग्रोथ होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। तो जिग जैग लाइन आपको जरूर मिलेगी मार्केट में, बट हमेशा वो अपवर्ड स्लोपिंग ही दिखती है। अगर करंट मार्केट आउटलुक की बात करें तो हमारे जो फंड हाउस का व्यू है वो पॉजिटिव है इक्विटी का के लिए। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि इस टाइम पर इक्विटी ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए? इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट क्यों दिख रहा है? आप खुद देखो तो अक्रॉस द ग्लोब जो एक्टिव केसेस हैं कोविड की वो कम होती जा रही हैं, रिकवरी रेट इंप्रूव हो रहा है। आपने देखा होगा कि इन्फेक्टेड लोगों से ज्यादा रिकवरी रेट हो गया और ये ट्रेंड मई एंड से स्टार्ट हुआ। शायद 9 मई को ये पीक करा था, उसके बाद से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट, नंबर ऑफ टेस्ट जितने हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टेस्ट कहीं से कम नहीं हुए हैं। कई बार लोगों के मन में आता है ऐसा तो नहीं कि टेस्ट ही कम हो रहा है और जिस कारण डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ टेस्ट कम नहीं हुआ है, बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, बट पॉजिटिविटी रेट काफी नीचे गिर गई है। तो वो भी बता रहा है कि ये काफी रोबस्टनेस का साइन है इकोनॉमी के लिए। और वैक्सीन सप्लाई, देखिए वैक्सीन सप्लाई धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अगेन हम लोगों को ना रिसेंसी बायस में नहीं रहना चाहिए, या न्यूज़पेपर या आप न्यूज चैनल्स पर डिस्कशन सुनेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव कि अपन लोग सितंबर से पर डे 1 करोड़ का वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। शायद जुलाई एंड तक आपको 90 लाख पर डे का टारगेट अचीव होता हुआ मिलेगा। तो मतलब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी गई और दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। तो ये है। अब देखते हैं कि इकोनॉमी में एक्टिविटी कैसी चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। देखिए, लास्ट ईयर जब कोविड का वेव 1 आया था तो अपनी पीएमआई एक्टिविटी 7.2 तक चली गई थी लास्ट
ईयर अप्रैल में, अभी वो एबव 50 है या 50 के आसपास है। 50 के ऊपर जब भी होती है तो ये मानते हैं कि इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी अच्छी चल रही है। जो लास्ट ईयर 7 था, वेव 2 में इस बार 55.4 था, वेल एबव 50। तो अगेन इट इज शोइंग कि इकोनॉमी में रिकवरी की स्पीड अच्छी है और जो भी रिकवरी देखने को मिल रही है वो सस्टेन भी कर रही है। अपना एक्सपोर्ट का ग्रोथ भी बढ़ा है। एक्सपोर्ट का ग्रोथ बढ़ने का रीजन ये भी है कि अक्रॉस द ग्लोब इंप्रूवमेंट देखने को आया है रिकवरी रेट में, या इन्फेक्शन के केसेस रिड्यूस हुए हैं, धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, तो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। पावर कंजम्पशन देखें तो लास्ट ईयर वेव 1 में इट वाज एवरेज से 12% नीचे चला गया था, इस साल ऊपर है। और अगर जून का डेटा देखेंगे, 4-5 दिनों में देखिएगा जून की डेटा आ जाएगी, मंथ एंड का डेटा होता है। और ये देखिए, जिस भी डेटा पर मैं बात कर रहा हूँ ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, ये हर मंथ आती है। तो जैसे मंथ एंड हुआ, ये 6 जुलाई को फिर से फ्रेश डेटा आएगा, तो आप देखिएगा कि अच्छा खासा अपटिक है पावर कंजम्पशन में। अगेन इट इज शोइंग कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पर आ गई है। ई-वे बिल्स भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मई में जो है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा था। और अगेन आप जून एंड का डेटा जब 6 जुलाई को रिलीज होगा तो अगेन यू विल फाइंड कि ये ई-वे बिल्स बढ़ गए हैं। तो अगेन इट इज शोइंग कि इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ रही है। जीएसटी कलेक्शंस, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए जीएसटी कलेक्शंस को हम लोग देख सकते हैं डेटा को। अप्रैल में जीएसटी का कलेक्शन था 1.4 ट्रिलियन। गवर्नमेंट ने भी एज्यूम नहीं किया था, इवन इट वाज अ सरप्राइज फॉर गवर्नमेंट टू, कितना हाईएस्ट कलेक्शन हुआ। और नोमुरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, वो एक इंडेक्स चलाती है। उस इंडेक्स का नाम है इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, जो उन्होंने लास्ट ईयर से ही शुरू करा था। तो उन्होंने दिखाया था क्या कि फरवरी 2021 में इकोनॉमी वो 100 पर आ गया था, मतलब इकोनॉमी फुल स्विंग में चल रही थी। फिर वो अप्रैल और मई के बीच में 42 तक चला गया था। अब वापस देखो आप, जून में वापस वो 67 पर आ गया, 42 से वापस बढ़कर 67 पर आ गया। तो आप देखो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से रिज्यूम हो रही है। और इवन आप जून का डेटा देखोगे ना, तो अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 98 के आसपास रहेगा वो इंडेक्स, मतलब इकोनॉमी फुल स्विंग में काम करना स्टार्ट कर दी है। फॉरेक्स रिजर्व का डेटा हम लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज अगर छोटे मोटे ग्लोबल शॉक होते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अपने पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। ये मई एंड का डेटा है, दैट इज 593 बिलियन। ये अभी 605 बिलियन को क्रॉस कर गया है और केवल $180 बिलियन कम है रशिया से। फॉरेक्स रिजर्व में नाउ इंडिया इज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट, मतलब पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है। अगेन वो इकोनॉमी में रोबस्टनेस को बताता है और वो ये भी बताता है कि किस तरह से हम छोटे मोटे ग्लोबल शॉक को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने मार्केट में। अगर करंट मैक्रो इन्वायरमेंट और देखें और या गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो वो भी बताता है कि कितनी रोबस्टनेस आने वाली है। देखिए, गवर्नमेंट का इस बार का, शायद आप लोगों ने बजट देखा होगा, जो कैपेक्स का प्लान है गवर्नमेंट का, वो बहुत ज्यादा है। शायद 2011 के बाद इट इज हाईएस्ट। तो हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली है। 2021 का रिवाइज एस्टिमेट इज 30.8% ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड बजटेड एस्टिमेट जो 2022 का है वहाँ 26.2% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, विच इज अ बिग थिंग, बिकॉज जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट गवर्नमेंट का कैपेक्स है। और जब गवर्नमेंट का कैपेक्स मार्केट में उतरता है तो हर तरफ से जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मार्केट में पैसा आता है, मनी का सर्कुलेशन सिस्टम में बढ़ता है, तो वो एक ग्रोथ का ना बहुत बड़ा पहिया है। अगर वो पहिया घूमने लगा ना तो आप समझो कि ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। और गवर्नमेंट का कैपेक्स टू जीडीपी देखें, मतलब जीडीपी का कितना परसेंट गवर्नमेंट कैपेक्स में खर्च करने वाली है, तो दिस इज 2.54। इसके पहले जो हाईएस्ट लेवल था दैट वाज 1.8% ऑफ जीडीपी। उस समय जीडीपी का शायद 1.5 ट्रिलियन था, अभी 3 ट्रिलियन के आसपास है और उसमें भी 1.8% के बजाय 2.5% है। तो अगेन ये शो करता है गवर्नमेंट का इंटेंशन कि गवर्नमेंट किस तरह से ग्रोथ के लिए कमिटेड है इकोनॉमी के अंदर। बजट की अगर मोटी मोटी बातें अगर मैं दोबारा याद करूं, और अभी याद करने की जरूरत मेरे को इसलिए पड़ रही है बिकॉज बजट आया 1 फरवरी 2021 को, बट वो इंप्लीमेंट कब से होना था? अप्रैल से। बट अप्रैल 7 से वेव 2 आ गया तो गवर्नमेंट का सारा फोकस शिफ्ट हो गया कोविड मैनेजमेंट के ऊपर। अभी आप लोगों ने पिछले एक वीक में देखा होगा कि कुछ अनाउंसमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर्स ने करा या मिनिस्टर्स की कमेटी ने पावर सेक्टर के लिए करा। आप देखोगे धीरे धीरे ना
ये जो बजट में प्लान्स थे ना वो अनफोल्ड होंगे अगले नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, और उसका भी आपको इम्पैक्ट मार्केट में दिखने लगेगा, और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। तो कैपेक्स का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का प्लान हो, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का प्लान हो, पावर एंड गैस के लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट करा था उसमें अभी 3 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट इन्होंने 3-4 डेज पहले कर दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है, टैक्स साइड में कुछ भी रिबेट नहीं दिया। दैट इज, हम लोग सोच सकते हैं कि दैट इज नॉट पीपल फ्रेंडली, हमारे लिए फ्रेंडली नहीं हो सकता है, बट आप समझो कि वो फिजिकल फ्रेंडली है, और हमको तो मार्केट चलाने के लिए और रिटर्न्स बनाने के लिए फिजिकल फ्रेंडली बजट चाहिए। तो अगेन इट वाज अ वेरी फिजिकल फ्रेंडली बजट। तो ये सब चीजें फेवर में है। गवर्नमेंट ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही है, इसके लिए उनका हेवी बोरोइंग प्रोग्राम है। वो अपने फिजिकल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए, आपने देखा होगा कि उन्होंने बोरोइंग प्रोग्राम भी लंबा रखा है। मतलब वो प्लान इट इज वेल प्लान, और उसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, और उसके लिए उन्होंने बजटिंग भी कर ली है, उसके लिए उन्होंने बोरोइंग प्रोग्राम भी रिलीज कर दिया है। साथ ही साथ देखो कि इस बार सेंट्रल बैंक, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। वो लगातार मार्केट में इंटरवेन कर कर इंटरेस्ट रेट लो रख रहा है, ताकि ग्रोथ कहीं से भी कंट्री के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना हो। डेवलप नेशन के अंदर एक्टिविटी बढ़ी है तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा है। अपना जो निफ्टी 50 का अगर ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर, तो उसमें 20% इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सपोर्ट। तो अपना डोमेस्टिक साइक्लिकल तो अच्छा चलेगा ही चलेगा, चल ही रहा है, अपना ग्लोबल साइक्लिकल भी अच्छा चल रहा है। तो निफ्टी के अंदर वैसी कंपनी जो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, 20% ईपीएस कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए भी ये सिनेरियो अच्छा दिखता है। रूरल इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, इट्स रेयर एक्चुअली कि लगातार 3 साल तक मॉनसून नॉर्मल रहने वाला है। तो पहले इस लास्ट ईयर एंड इवन प्रायर टू द लास्ट ईयर मॉनसून वाज नॉर्मल। वो लास्ट ईयर कोविड वेव 1 के कारण प्राइसिंग नहीं हुआ मार्केट के अंदर, और ये तीसरा साल है कि मॉनसून नॉर्मल होने जा रहा है। तो लगातार 3 साल मॉनसून का नॉर्मल होना इज बिग रिलीफ फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज रूरल इकोनॉमी की डिपेंडेंसी हम लोग सब जानते हैं कि मॉनसून पर है, रेन पर है, और वो इस साल अगेन नॉर्मल होने वाला है। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस लेंगे, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमको अपने ध्यान में जरूर रखना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप सबको समझनी चाहिए कि अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टर्स, रिसर्च एनालिस्ट वेट कर रहे थे कि कब इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2000 को क्रॉस करे। इट हैज हैपेंड। अभी इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इज 2593। इट्स अ बिग थिंग। जब भी किसी इकोनॉमी में $2000 को क्रॉस करती है ना, तो वहां पर ह्यूज कंजम्पशन बूम देखने को मिलता है। तो वो कंजम्पशन बूम आपको इंडिया के अंदर आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, बिकॉज 80 करोड़ तो अभी यंग पॉपुलेशन है अपने यहाँ, 35 ईयर एंड बिलो, प्लस अपना पर कैपिटा जीडीपी भी एक डिजायर्ड लेवल को क्रॉस कर गया। तो ह्यूज कंजम्पशन बूम देखने को मिलेगा, एंड अगेन दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, एंड दैट इज वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट ऑल्सो। और नेक्स्ट 10 ईयर में अपन लोग 23% वर्किंग पॉपुलेशन और ऐड करेंगे। मतलब बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग जो है नेक्स्ट ईयर में वर्किंग जनरेशन में चेंज होंगे। तो इंडिया के पास जो अपना पॉपुलेशन है वो भी स्ट्रेंथ है। वी आर यंग कंट्री, वी आर पॉपुलस कंट्री, बट वी आर यंग कंट्री, एंड दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी। तो हमने देखिए कई डेटा को देखा और समझा कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि अभी जस्ट साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो साइकिल वाइज स्टिल वी आर इन द बॉटम, और वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो 52,000 53,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है सेंसेक्स का। तो वो ये दिखाता है कि मार्केट थोड़ा मेरे को महंगा दिखता है या फेयर वैल्यू जोन के ऊपर है, तो वहां वो मेरे को बताता है कि थोड़ा मेरे को कॉशियस हो जाना चाहिए। बट अगेन अब मैं साइकिल की तरफ देखता हूँ, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखता हूँ, तो मेरे को दिखता है तो अभी बॉटम में ही, अभी जस्ट रिकवरी स्टार्ट हुई है। अभी तो इन्वेस्टमेंट डालने से इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? यहाँ का इन्वेस्टमेंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपने इन्वेस्टमेंट्स में लानी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के कई तरीके हैं। साथ ही साथ इस जंक्चर पर फ्लेक्सिबिलिटी शायद सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, इसलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने फ्लेक्सिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए एक नया फंड लॉन्च करा है, दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, अब फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये हाईलाइट कर दूं कि देखिए अभी ना बहुत सारे रिफॉर्म्स मेजर लिए गए। ये जो रिफॉर्म्स मेजर हैं वो जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया को मल्टी डिकेडल ग्रोथ ट्रैक पर डालते हैं। ठीक है, नियर टर्म में इकोनॉमिक रिकवरी से रिटर्न दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या? तो लॉन्ग टर्म में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो शायद 20-30 ईयर्स के लिए ग्रोथ का स्टेज इंडिया के लिए सेट कर रहे हैं, और ये छोटे मोटे स्टेप नहीं है जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं। समझने के लिए मैं एक दो को आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे आपने सुना होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, और अभी निर्मला सीतारमन जी ने एक वीक पहले ये अनाउंस भी करा कि इसको ये लोग 2025-2026 के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब होता जा रहा है। जो एग्जांपल्स आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि आज सैमसंग जो है नोएडा के अंदर टीवी का पैनल बना रहा है, और वो पैन वर्ल्ड ग्लोबली वो सप्लाई करेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड बट ग्लोबल सप्लाई करेगा। आज टेली मोबाइल की कंपनीज हैं, ब्रांड का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बट ये कंपनियों का मोबाइल मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर हो रहा है। एप्पल ने अपना एक प्लांट हैदराबाद में डाला, एक चेन्नई में डाला। जो उनके नए मॉडल लॉन्च हुए थे आईफोन 12, तो उसके बाद उन्होंने चेन्नई में प्लांट डाला, उसके पहले एसी मॉडल के लिए उन्होंने हैदराबाद में प्लांट डाला था। तो ये एग्जांपल्स तो आप समझ जाएंगे आराम से। और बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल बिजनेस है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया होते जा रहा है। तो और अक्रॉस द ग्लोब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना +1 की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, बट दे विल हैव देयर सेटअप इन चाइना, बट वो डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना +1 मतलब एक और कंट्री में डाइवर्सिफाई करेंगे। तो इंडिया का कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन हो सकता है? ताइवान है, साउथ कोरिया है, आपको इंडोनेशिया है, रशिया है। इंडिया ने PLI स्कीम लॉन्च कर उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने यहाँ स्पेस दी, और वो उसका हमको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो वो कई वर्षों तक चलेगा। तो आप अगेन देखो मल्टी डिकेडल ग्रोथ ट्रेंड सेट होने वाला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, पहले कोई कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देती थी, कंपनी लॉ बोर्ड में केस चलता था, लंबा चलता रहता था, मनी चोक हो जाता था इकोनॉमी के अंदर। अब क्या है, क्रेडिटर्स को राइट दे दिया गया है, अगर वो वर्ड फेवर में देंगे तो टाइम मिलेगा, फेवर में नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी सारी सीज कर बेचकर पैसा वापस ले लिया जाएगा और वापस इकोनॉमी में आ जाएगा पैसा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 2019 में कम हुआ, उस समय बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट में नहीं थी, अगले साल कोविड आ गया, इस साल सारी कंपनियां प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। जीएसटी को तो 5 साल हो गए, अपन लोग यूज टू हो गए, सिस्टम भी समझ गए। लैंड रिफॉर्म्स, तो ऐसे लैंड रिफॉर्म्स मतलब कई बार प्लान होता था प्लांट डालने का, फैक्ट्रीज डालने का, बट वो लैंड डिस्प्यूट में वर्षों फंसा रहता था। तो अब लैंड रिफॉर्म्स के कारण वो चीज भी इजी हो जाएगी। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना है तो वो इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जरूर देखे। किसी को मीडियम टर्म टू नियर टर्म या मीडियम टर्म में मार्केट को समझना है तो जो भी मैंने हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आप लोगों से शेयर करा उस पर आप फोकस करिए, और वैल्यूएशन और साइकिल को समझते हुए अगर आपको फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग करना हो तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लैक्सी कैप फंड का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो फ्लेक्सी कैप फंड का बेनिफिट ये है कि ये क्रॉस द मार्केट स्पेक्ट्रम इन्वेस्ट कर सकता है, वेदर इट इज अ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो क्रॉस द स्पेक्ट्रम इन्वेस्ट कर सकता है। डायनेमिक इन नेचर होगा, बिकॉज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में प्रोपोर्शन को घटाता बढ़ाता रहेगा एज पर द कंडीशन ऑफ द मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन होगा, बिकॉज आपका ना यूनिवर्स बड़ा हो जाता है। आप प्योर लार्ज कैप फंड में डालो तो टॉप 100 कंपनीज आपका यूनिवर्स है, आप मिड कैप फंड में जाते हो तो 150 कंपनीज आपकी यूनिवर्स है, स्मॉल कैप में जाओ तो 250 कंपनीज आपकी यूनिवर्स है, आप फ्लेक्सी कैप में फंड में आओगे तो पूरी की पूरी 500 कंपनी आपकी यूनिवर्स हो गई। तो बेहतर डाइवर्सिफिकेशन होगा। जब डाइवर्सिफिकेशन होगा तो रिस्क मिटिगेशन होगा। लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैप में ये फंड प्ले कर सकता है, तो ये वेरियस मार्केट साइकिल्स को राइड कर सकता है। तो ये जो फंड है इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरी में लगाएगा। इसमें सेक्टर सिलेक्शन के लिए हम लोग टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करेंगे एंड स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे। फंड मैनेजर एज पर द अपॉर्चुनिटी लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करता रहेगा। इसका यूनिवर्स इंडिया की टॉप 500 कंपनीज होंगी, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कब कितना पैसा रखना है ये डिसिप्लिन लाने के लिए इस फंड के अंदर एक मार्केट कैप एलोकेशन मॉडल को डाला गया है। देखिए, लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, मिड कैप अट्रैक्टिव है, स्मॉल कैप अट्रैक्टिव है, इसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग का बायसनेस हो सकता है। तो कोई बायसनेस ना हो, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो, उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों कैप कैटेगरी में मेरा पोर्टफोलियो होवर करता रहे और सही तरीके से अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करता रहे। साथ ही साथ कभी मार्केट में निगेटिव ट्रिगर्स हावी हो तो ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। तो ये डिसिप्लिन लाने के लिए इस फंड के अंदर हमारा एक मार्केट कैप एलोकेशन मॉडल डाला गया है, तो वो मॉडल फॉलो करेगा। एनएफओ में जो भी फंड कलेक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स से उसको हम स्टैगर्ड मैनर में आने वाले कुछ महीनों में इन्वेस्ट करेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन वन शॉट। हम नियर टर्म में जो भी वोलेटिलिटी है उसको देखते हुए, वैल्यूएशंस को समझते हुए स्टैगर्ड रूप में आपके फंड को इन्वेस्ट करेंगे। तो हम वोलेटिलिटी को भी राइड कर सकते हैं इस फंड के डिप्लॉयमेंट में। स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कैपिंग की गई है कि एक स्मॉल कैप स्टॉक हो सकता है बहुत अच्छा कर रहा हो, बट हम उसमें मैक्सिमम कितना एलोकेशन ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कैप। और मॉडरेट रिस्क कैटेगरी
कैटेगरी में हम इसको लेकर आते हैं, बिकॉज हम डाइवर्सिफाइड स्पेस में हैं और डायनेमिकली उसको हम एलोकेशन को चेंज करते रहेंगे। तो फ्लेक्सी कैप फंड डिफरेंट कैसे है? फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर हम लोगों ने लार्ज कैप का रेंज 50 to 100% रखा है, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप कैन गो अप टू 100% ऑल्सो, और एज लो एज 50% भी जा सकता है। तो मार्केट में अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स हो, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छा करने वाले हो, तो मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन 50% तक जा सकता है। और मार्केट में अगर निगेटिव ट्रिगर्स हो, हमें प्रोटेक्शन चाहिए अपने वेल्थ की, अपने इन्वेस्टमेंट्स की, तो हम सबको पता है कि लार्ज कैप जो है वो बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे टाइम पर 100% तक ये लार्ज कैप में भी जा सकता है। अब ये कब कितना लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप रखना है, इसके लिए मैंने आप लोगों से हाईलाइट करा कि इसके अंदर एक मॉडल काम करता है। तो इस मॉडल के अंदर एक पार्टिकुलर सेगमेंट का वेट कितना है टोटल मार्केट कैप में, उसको हमने 50% वेटेज दे रखा है। जैसे इंडिया का मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 रुपीज है, तो उसमें स्मॉल कैप 15% है, 10% है, 12% है, वो हम देखेंगे, बिकॉज वो अट्रैक्टिवनेस को भी बतलाएगा या ये भी बताएगा कि वो ओवरबाउट जोन में चला गया है। वैल्यूएशंस को देखेंगे, मतलब लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप और मिड कैप कैसे वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पर हैं या अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हैं। तो इन दोनों को हमने मॉडल में 50% वेटेज दिया है, और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको हम एज ए एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करेंगे। तो ये एक मॉडल हमारा फ्लेक्सी कैप फंड में काम करेगा। इस मॉडल के साथ साथ हम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखेंगे, बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जैसे नंबर मूव करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स का परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकता है। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? करेंट अकाउंट डेफिसिट में है या करेंट अकाउंट सरप्लस में है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने मीट किया, बीट किया या एक्सीड किया, जीडीपी ग्रोथ कंट्री के अंदर कैसी है, क्रेडिट ऑफटेक कैसा है बैंकों से, बिकॉज वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताएगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स रिवेन्यू कैसा है, इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा है, और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से इकोनॉमी के अंदर मूव कर रही है। ऑल दिस विल बी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि कंसीडर किए जाएंगे इस फंड के इन्वेस्टमेंट्स के दौरान। तो मॉडल विद ओवरले ऑफ मैक्रो फैक्टर्स, ये फ्लेक्सी कैप फंड होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने क्रिकेट से उठाया है, क्योंकि हम लोग के यहाँ ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं और समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर टीम में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है T20, वनडे या टेस्ट क्रिकेट के लिए जब टीम बनानी हो तो, और तीनों फॉर्मेट में आप ध्यान रखिएगा कि टीम एक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्लेयर एग्जिट होते हैं और इंटर होते हैं। कुछ प्लेयर्स कॉमन रहते हैं, और बहुत से नए प्लेयर एक फॉर्मेट में होंगे तो दूसरे फॉर्मेट नहीं होंगे, दूसरे फॉर्मेट में होंगे तीसरे फॉर्मेट में नहीं होंगे। तो टीम एडजस्टमेंट जरूरी होता है विनिंग टीम प्रोपोजिशन तैयार करने के लिए। तो मेरा एक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो एक विनिंग प्रोपोजिशन होगा इन्वेस्टमेंट्स का, बिकॉज एज पर द मार्केट वो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेगा। तो कभी मार्केट में मान लीजिए कि साइक्लिकल चलने का टाइम आया और नियर टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने वाले हैं, तो आप देखोगे फ्लेक्सी कैप फंड उस तरह से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेगा। कभी मीडियम टर्म में रिटर्न्स बनने हैं तो पोर्टफोलियो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो वैसे समय में ये पोर्टफोलियो उस तरह से बिहेव करेगा। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड एक सॉल्यूशन है जिसको कि आप अपने कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। मैंने मॉडल की बात करी तो थोड़ा सा ICICI की हिस्ट्री बता देता हूँ कि हमारी हिस्ट्री क्या है मॉडल को रन करने की। हमारा एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है, और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डैफ फंड है। वो 32,000 करोड़ ऑलमोस्ट AUM है जो हमें इन्वेस्टर्स ने मैनेज करने के लिए दे रखा है। हमारे पास एसेट एलोकेटर फंड है जो इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स मॉडल को फॉलो करता है। अगेन इन्वेस्टर्स ने 12,000 करोड़ हमें मैनेज करने को दे रखा है। हमारे पास डेट का एक फंड है, ऑल सीजन बॉन्ड फंड, वन ऑफ द बेस्ट डेट फंड्स कह सकते हैं आप उसको, अगर उसका कंसिस्टेंसी देखेंगे तो वो अगेन कैड मॉडल को फॉलो करता है। अपने पास बिजनेस साइकिल मॉडल पर एक फंड है जो हम लोगों ने जनवरी में ही लॉन्च करा था, एंड जनवरी टू जून अभी तक 15% एब्सोल्यूट रिटर्न है उस फंड का। तो अपनी एक हिस्ट्री है मॉडल बेस्ड फंड रन करने की, और सेम वे हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी एक मॉडल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट करा है कुछ फंड्स जो हम लोगों ने लास्ट 3 इयर्स में लॉन्च करे हैं। ये दिखाने का पर्पस मेरा ये है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड NFO तभी लेकर आती है जब उसके लिए अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल हो। तो इसके अंदर जो NFO लिस्टेड है वो प्री कोविड के पहले जो लॉन्च हुए वो भी है, कोविड के बाद वाले भी हैं, और ये जो डेटा है एज ऑन 14th जून है। तो आज के डेट में थोड़ा परफॉर्मेंस चेंज हो गया होगा, बट एज ऑन 14th जून क्या था, PhD फंड को ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ये 3 मंथ्स का होगा, 28% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज अगेन 17.90% का रिटर्न है, अक्टूबर 18 में आया था ये। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड जनवरी 19 में आई थी, 19.17% का रिटर्न है। भारत कंजम्पशन फंड अप्रैल 19 में आया था, 12.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। MNC फंड जस्ट कंप्लीटेड 2 इयर्स ऑन 17th जून, 29.13% का रिटर्न है। क्वांट फंड का
इसका एब्सोल्यूट रिटर्न इज 31%। 11 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। ESG फंड 9 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, एब्सोल्यूट रिटर्न इज 26%। बिजनेस साइकिल फंड जनवरी को लॉन्च हुआ था, 15.90% है। तो ये तो पास्ट रिटर्न है और ये कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न का। जस्ट यहाँ पर हमने हाईलाइट करने की कोशिश करी कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपॉर्चुनिटीज को समझते हुए ही NFO लॉन्च करती है और अभी एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म दिखती है, इसलिए हम लोगों ने ये फंड फ्लेक्सी कैप को लॉन्च करा है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो फ्लेक्सी कैप फंड टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के साथ मैनेज होगा। इसके अंदर अप्रोप्रिएट मिक्स हो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का। इसके लिए हमारा एक इन हाउस मॉडल काम करेगा। फंड के अंदर जो भी हम फंड कलेक्ट करेंगे इस फंड के अंदर, उसका डिप्लॉयमेंट हम लोग फेज्ड मैनर में करेंगे, मार्केट में वैल्यूएशंस को देखते हुए या अगले 2-3-4 महीनों में जो वोलेटिलिटी आ सकती है उसको समझते हुए हम डिप्लॉय करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है बट मॉडल के कारण इसमें कंट्रोल भी है। अपॉर्चुनिस्टिक और डायनेमिक नेचर का फंड है बिकॉज ये एलोकेशन चेंज करता रहेगा टाइम टू टाइम, और इन हाउस मॉडल और मैक्रो फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये एक बहुत सुटेबल कॉम्बिनेशन है वेल्थ क्रिएशन का। ये जो फंड है ये आपको NFO पीरियड में जून 28 से लेकर 12 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। एंड एट लास्ट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये समझें बिकॉज म्यूचुअल फंड्स हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट। सर थैंक यू सो मच। इस सेशन काफी ज्यादा लर्निंग सेशन रहा, बहुत कुछ जानने समझने को मिला हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में, हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसे आगे रिएक्ट करने वाला है, साथ में काफी सारे अचीवमेंट्स इंडिया ने लिए हुए हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस किया, आपने बताया बखूबी। जैसे GST जब अनाउंस हुआ फेब में एंड देन अप्रैल से पूरा फोकस गवर्नमेंट का जो कोविड के ऊपर रहा है उसके ऊपर भी आपने बखूबी बताया है। एंड वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे है इंडिया, उसके बारे में भी आपने बताया। एंड साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़े, कुछ फोकस आपने डाले हुए थे NFO के ऊपर, साथ में PLI स्कीम के ऊपर। क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करते हुए आगे जो क्वेरी हमारे क्वेश्चन बॉक्स में है दैट इज PLI स्कीम के ऊपर। जैसा कि इंडिया है जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो हम क्या IT सेक्टर में स्पेशली बूम देख सकते हैं आगे? जैसे आपने अच्छा सा एग्जांपल दिया था सैमसंग का और एप्पल का एग्जांपल दिया था, पहले हैदराबाद में इन्होंने अपना प्लांट सेट किया एंड देन चेन्नई में सेटअप किया है। तो हम IT सेक्टर को स्पेशली फोकस में रख करके उसके पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स रख सकते। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी मतलब IT से मतलब टेक्नोलॉजी से है। देखिए टेक्नोलॉजी कंपनीज ना एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड में दिखेंगी आपको नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के अंदर। उसका कारण ये है कि पहले हमारे यहाँ की IT कंपनीज किसी के डिमांड पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती थी, बट आज पोस्ट कोविड फर्स्ट वेव के बाद से ही एक चीज तो ये आ गया कि डिजिटाइजेशन आ गया। डिजिटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपके पड़ोस में जो किराने की दुकान है ना, उसको भी शायद अब कम्पीट करने के लिए अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हर बिजनेस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो दैट इज डिजिटाइजेशन से उसका स्कोप बढ़ा है। आज ICICI म्यूचुअल फंड में मैं काम करता हूं और पहले मेरे को सर्वर से डेटा लेना होता था तो मेरे को ऑफिस अटेंड करना कंपलसरी होता था, बट आज शायद वर्क फ्रॉम होम के कारण मैं बहुत सी चीजें, मेरे को फैसिलिटी ये मिल गई है कि मैं घर बैठे एक्सेस कर सकता हूं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है। तो डिजिटाइजेशन के बाद आ गई चीज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये दो चीजें जो है ये इंडियन कंपनीज को बेनिफिट देंगी बिकॉज अपनी जो बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट अपनी जो बड़ी कंपनीज है इंडिया की टेक्नोलॉजी की आप सब लोग जानते हैं, वो डिजिटाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ये दोनों बिजनेस में इंटर कर चुकी हैं। अपने यहाँ की एक कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी पर उसको काम करने का एक्सपर्टीज है, टेलीकम्युनिकेशन में नेक्स्ट ईयर 5G इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा अक्रॉस द ग्लोब, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी स्पेस में तो बहुत सी चीजें होनी है और उसका इंपॉर्टेंस एकदम से लोगों की नजरों में बढ़ा है, बिजनेस की नजरों में बढ़ा है, बिजनेस हाउसेस की नजरों में बढ़ा है, तो उसका स्कोप काफी अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द सेक्टर जहां पर कि आपको एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डिजिटलाइजेशन का एग्जाम्पल अभी आपने अच्छा दिया है, अभी जो पूरी इकोनॉमी है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है, तो वो प्रोबेबली हम IT सेक्टर में बूम देख सकते हैं। एंड इसके अलावा सर आपने ICICI फ्लेक्सी कैप पे थोड़ा फोकस डाला हुआ है क्योंकि लक्ष्मी की तरफ से म्यूचुअल फंड में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं काफी। इसमें ट्रेडर्स के क्वेश्चन है, व्यूअर्स के क्वेश्चन है हमारे, लॉन्ग टर्म में उनको ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर मीडियम या शॉर्ट टर्म में? देखिए प्रॉफिट बुकिंग आप अपने ना गोल के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मेरा तो एक बेसिक सा सजेशन होगा कि आप ना टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करें और अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं सेट करें।
अब आज के डेट में क्या है कि पिछले 15 महीनों में मार्केट ने काफी अच्छा बूम दिखाया है, तो 50%, 60%, 80%, 90% काइंड ऑफ रिटर्न्स पिछले एक साल में लोगों ने इन्वेस्ट किया हो तो शायद उनको मिला हो। ये मेरे को ठीक है, वो मिला है, बट हम जब भी अपना टारगेट सेट करेंगे तो हम रियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे। अब रियलिस्टिक टारगेट कैसे सेट करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को देखना है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे आती है, आप जीडीपी देख लो प्लस इन्फ्लेशन का रेट देख लो, दोनों को जोड़ दो। तो मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए कि जीडीपी का ग्रोथ रेट है 7% और इस समय इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है से 4%, तो आप अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो आ गया 7 + 4 11%। तो नॉमिनल जीडीपी से 2% 3% ऊपर का रिटर्न मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए इक्विटी में, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ डालना चाहिए। अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बिल्कुल बने रहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म तो रिटर्न इनहेंस करता ही रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड के रिलेशन में अगर आप पूछ रहे हैं तो इसके लिए जो टाइम होराइजन आपका होना चाहिए 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। मोस्ट प्रिसाइजली हम इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, साइकिल को देखें, सब कुछ को समझते हुए अगर इन्वेस्ट करें तो 3 ईयर इज अ गुड टाइम फॉर फ्लेक्सी कैप फंड एंड 5 ईयर वुड बी एन एक्सीलेंट टाइम। और उससे लंबा जितना रुके उतना बेनिफिट होगा। तो दैट वुड बी द आइडियल सजेशन फ्रॉम माय साइड। वेल सर, ये क्वेरी क्वेश्चन बॉक्स में ऑलरेडी थी कि टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए। उसके लिए आपने ऑलरेडी बता दिया 3 इयर्स विल बी द बेस्ट टाइम। एंड उसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स आपने बताए जो अपने इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, जैसे जीएसटी कलेक्शन इस बार 2021 में काफी अच्छा रहा है। जीएसटी कलेक्शन, साथ में फॉरेक्स रिजर्व भी हम लोगों ने देखा है। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट ने काफी हद तक इम्प्रूव किए हुए हैं, बढ़ाए हुए हैं। मॉनसून का भी इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा है। तो सर आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से फैक्टर हमारे इकोनॉमी पे दे रहे होते हैं? देखिए अभी तो जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है ना, वो मेजर कंपोनेंट होगा। जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का प्लान है, दैट वुड बी अ बिग थिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर द इंडियन इक्विटी मार्केट। तो आप सबसे ज्यादा वेटेज वाइज आप सबसे ज्यादा उसको वेट दे सकते हैं। और वो जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं वो इंप्रूव होता दिख रहा है, तो वो अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ग्रोथ के लिए वो उसके कारण है। दैट इज द आउटकम। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो इकोनॉमिक नंबर्स मैंने बात करा, दैट इज आउटकम। इनपुट के हिसाब से गवर्नमेंट का कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का प्लान और जो रिफॉर्म्स किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मार्केट को ड्राइव करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स के लिए, आगे मार्केट ट्रैक करने में, आगे कैसे इकोनॉमी रिएक्ट करने वाली है उसके लिए। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। होपफुली लक्ष्मी जी की तरफ से रेगुलर बेसिस पे वेबिनार शेड्यूल होते हैं। वी विल गेट यू बैक अगेन एंड विल बी कनेक्टेड थ्रू दिस वर्चुअल वेबिनार सेशन। थैंक यू ऑल एंड हैव अ cheerful trading to all the viewers. Thank you all. Okay, thank you so much.